वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों साइंस के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। साइंस का मैंने आपको एक लेक्चर दिया है, ये दूसरा लेक्चर है। साइंस हम लोग डेली करेंगे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के जितने भी सवाल आ सकते हैं पेपर में वो सब मैं आपको कराऊंगा एमसीक्यू के थ्रू। साइंस के लगभग मैं आपको 2000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करा दूंगा, इसी में से आपको 20 क्वेश्चन तक मिल जाएंगे दोस्तों। तो पूरा अच्छे से इसको फॉलो करिए साइंस के लिए, फिर आपको कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद आप टेस्ट लगा लीजिएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, और क्विज तो आप डेली प्रैक्टिस एससीएस का कर ही रहो। इन दोनों से आपकी इनफ प्रिपरेशन हो जाएगी। यूपी पीसीएस 2025 हो या आपका आरओ हो, ठीक है, या बिहार पीसीएस आप दो, यूके पीएससी दो, किसी भी एग्ज़ाम को दोगे तो वो आपकी हेल्प मतलब ये सवाल आपकी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, ओजोन परत की मोटाई किस में मापते हैं? द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज़ मेजर्ड इन। तो किस में मापी जाती है ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो हम मापते हैं डॉप्सन यूनिट में। किस में मापते हैं? डॉप्सन यूनिट में। ओजोन लेयर आपको पता है स्ट्रेटोस्फेयर में है ना। स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल भी इसको हिंदी में बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है जो हमें यूवी रेस से बचाती है। वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? अगर आप ये पूछ ले वर्ल्ड ओजोन डे, तो 16 सितंबर को हम लोग वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं। ये भी आपको याद रखना है ना। तो ये तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, 3 वर्ड गिवन बिलो आर रिलेटेड टू वन अनदर इन सम वे। मतलब नीचे दिए गए 3 शब्द किसी नियम से जुड़े हुए हैं, जैसे पोटैटो, कैरेट, रेडिश, और नीचे ब्रिंजल, टोमेटो, लेडी फिंगर, टर्निप। अब देखिए आलू, गाजर, मूली, ये तीनों जो है धरती के अंदर होती है ना, गाड़ते हैं अंदर होती है। ऐसे ही इसमें आप देखोगे ना, शलजम जो है, टर्निप, ये भी जो है धरती के अंदर होता है, इसलिए सेम है। नहीं तो बैगन, टमाटर, भिंडी ये सब पौधों पे लगते हैं बाहर, ठीक है। और टर्निप यानी शलजम जो होता है ये भी धरती के अंदर लगता है, तो इसलिए ये सेम हो गया। 54 है, शुष्क बर्फ़ क्या होती है? ड्राई आइस इज़। तो शुष्क बर्फ़ जो होती है सॉलिड CO2 जो होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ना, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ़ बोला जाता है, ठीक है। चलिए 55 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच, ये आपको बताना है। फ्रियॉन रेफ्रिजरेशन में भरी जाती है, हाइड्रोफॉर्म एंटीसेप्टिक, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन एक्सप्लोसिव, और टेफ्लॉन जेलेटिन, ठीक है। तो इसका कौन सा सही होगा, ये मतलब सही नहीं है, ये बताना है। तो देखिए फ्रियॉन गैस रेफ्रिजरेशन में भरते हैं, ये ठीक है। हाइड्रोफॉर्म एंटीसेप्टिक है, ये भी सही है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन एक्सप्लोसिव है, ये भी सही है। टेफ्लॉन जेलेटिन ये गलत। टेफ्लॉन जो होता है आपको नहीं देखा होगा, जो नॉन स्टिकी पैन वगैरह होते हैं ना, नॉन स्टिकी बर्तन होते हैं, जो नॉन स्टिकी बर्तन वगैरह कुकवेयर होते हैं, उन सब में इसको यूज़ करते हैं हम, ठीक है। हीट रेजिस्टेंस होता है ये, इसलिए ये यूज़ करा जाता है, जेलेटिन में नहीं, ये गलत हो जाएगा। फिर 56 BOD कह रहा है क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। इज़ अ मेज़र ऑफ, किसका मेज़र है ये, मतलब किसका मापक है? जल में कार्बन पदार्थ का, जल में उपस्थित रोगाणु का, जल में अकार्बनिक पदार्थ का, जल में उपस्थित ऑक्सीजन का। तो BOD जो है ये ऑक्सीजन प्रेजेंट मापता है पानी में ना, जल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा को देखता है कि कितनी मात्रा ऑक्सीजन की जल में है। अगर देखिए जल बहुत ज़्यादा गंदा होता जाएगा तो उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है ना वो बहुत ज़्यादा क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी। क्यों ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी? क्योंकि सनलाइट जा नहीं पाएगी, ऊपर बहुत गंदगी होगी। अगर सनलाइट नहीं जाएगी तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ठीक है। और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी यानी उतना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा पानी में, है ना भाई। डिमांड तभी तो बढ़ रही है क्योंकि गंदगी है, इसको याद रखना आप। अगला है, मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? येलो कलर ऑफ यूरिन अकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइलिम कोलेस्ट्रॉल या यूरोक्रोम। तो मूत्र का रंग पीला हो जाता है यूरोक्रोम की वजह से, है ना। जितना ज़्यादा यूरोक्रोम होगा उसकी वजह से मतलब मूत्र का रंग पीला हो जाएगा। फिर इसमें मैचिंग करनी है आपको भौतिक राशि और इकाइयाँ, प्रेशर, फोर्स, टेम्परेचर, एनर्जी। सबको पता होगा, ये बहुत ज़्यादा आसान प्रश्न है क्योंकि, ठीक है। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है भाई? पैस्कल हो जाती है। फोर्स की यूनिट क्या हो जाती है? न्यूटन हो जाती है। टेम्परेचर की यूनिट हो गई आपकी केल्विन, एनर्जी की हो गई जूल, ठीक है। तो 58 का आराम से आप टिक कर सकते हो, ऑप्शन डी। 59 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पित्तनाशक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटासिड, ठीक है। इसमें से कौन एंटासिड नहीं है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, हिस्टामाइन, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसमें से कौन एंटासिड नहीं है? तो देखिए सोडियम कार्बोनेट जो है ये जो है आपका एंटासिड नहीं होगा, Na2CO3। इसको वॉशिंग सोडा भी बोला जाता है ना, इसको क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, तो याद रखना। बाकी ये सब एंटासिड हो जाते हैं।
यानी बेस होते हैं एक तरह से। दूध, चीज़, अंडे में कौन से विटामिन होता है? मिल्क, चीज़, एग्स में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? तो बहुत आसान है, दूध, चीज़, अंडे में विटामिन ए और डी पाए जाते हैं, विटामिन ए और डी। इनका केमिकल नेम बताइए कमेंट बॉक्स में दोस्तों, इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था मैंने। विटामिन ए और डी के केमिकल नेम कमेंट बॉक्स में बताइए प्लीज़। विटामिन वाला ज़रूर पढ़ना, इससे एक सवाल आता है। अगला है प्रतिरक्षी प्रोटीन, जो कोशिकाओं की विषाणु संक्रमण से रक्षा करते हैं। द इम्यून प्रोटीन विच प्रोटेक्ट द सेल्स फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, इनमें से कौन है, मतलब जो कोशिकाओं के विषाणु संक्रमण से रक्षा करते हैं? तो इंटरफेरॉन, नाम याद रखना, इंटरफेरॉन जो होते हैं, इनकॉन इंटरफेरॉन प्रतिरक्षी प्रोटीन है जो कोशिकाओं के विषाणु संक्रमण से रक्षा करते हैं। फिर 62 विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट स्टोर्ड इन ऑयल। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तेल में संग्रहित नहीं की जाती है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो आराम से आप बता सकते हो, इसको बचपन में पढ़ा होगा आपने ये सवाल, है ना? आपने पढ़ा है ना, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है ना। रिएक्टिविटी जैसे जैसे नीचे जाओगे डिक्रीज होती चली जाती है भाई। पोटेशियम, सोडियम, है ना, इन सब का देखो रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, नीचे कम होती जाएगी। तो मैग्नीशियम नीचे है ना, तो इसलिए इसको आप जो है मेटल को स्टोर इन ऑयल नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि कम रिएक्टिव है। बाकी ये सब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है भाई, सोडियम है, पोटेशियम है, ये बहुत रिएक्टिव। मैग्नीशियम इनके मुकाबले कम है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अगला देखते हैं, कह रहे हैं स्टैटिन जिसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर कम करने हेतु होता है, उत्पन्न किया जाता है। स्टैटिन्स विच आर यूज टू लोअर द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट, बैक्टीरियम, एनिमल या ईस्ट। किसके द्वारा होता है? तो ये होता है ईस्ट के द्वारा, है ना, खामीर के द्वारा या ईस्ट के द्वारा। याद रखना, स्टैटिन जिसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर कम करने के लिए होता है, खामीर के द्वारा उत्पन्न होता है या ईस्ट के द्वारा। 64 निम्नलिखित बहुलकों में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण बहुलक है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। कौन इनमें से बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है? तो नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6। कौन? नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 जो है ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? अब इसमें आपको मैचिंग करनी होगी, जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन डिप्लीशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी रेस, इकोसिस्टम, सोलर एनर्जी, बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन। ठीक है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, मतलब सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। अब देखो भाई, सोलर एनर्जी के थ्रू ही तो इकोसिस्टम चलता है ना। अगर ओजोन हट जाएगी, डिप्लीशन, तो प्रोटेक्ट कहाँ होगी? यूवी रेज से। ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है, ओजोन डिप्लीट होगी अगर, तो हमें यूवी रेज हार्म करने लग जाएंगी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है? नहीं, ये ओजोन डिप्लीशन जो होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है ना, ये आपको याद रखना। बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन होता है? नहीं, पॉलीथीन को तो डाल दो, जीवन भर वैसे ही रहेगा। कहाँ बायोडिग्रेडेबल है? जैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण जैसे कागज़ डाल दो ज़मीन में, वो घुल जाएगा अपने आप ना। तो प्लास्टिक जो होती है बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो इसका जो सही मैच है वो सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जीव समूह की सर्वाधिक जैव विविधता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज़ हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी? फिश, एम्फीबिया, मैमल्स या फंजाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा फंजाई, इसकी सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। फिर कह रहा है हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है भाई? एक्वाटिक प्लांट, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप प्लांट, सॉइल फ्री कल्टीवेशन या ग्रोइंग फ्लोटिंग एक्वाटिक प्लांट। तो हाइड्रोपोनिक्स जो है ये जलीय पादप संवर्धन, या इंग्लिश में बोले एक्वाटिक प्लांट है ना, जो पानी में होते हैं। किसमें होते हैं? पानी में। फल सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन एप्पल फ्रूट। एप्पल में कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड होता है, याद रखना। एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है? मैलिक एसिड पाया जाता है। मृग तृष्णा का बनना उदाहरण है मिर्च। जो आप देखते हो ना, मिर्च क्या होता है? आप गर्मी में देखो, धूप में अगर आप बाइक चला रहे हो, दूर से आपको दिखेगा रोड पे पानी पड़ा हुआ है। ऐसे ही रेगिस्तान वगैरह में ऊँटों को लगता है दूर पानी है, तो ये होता है किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या डिस्पर्जन। तो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। इंपॉर्टेंट है ये। एक ब्लैक बॉडी नहीं करता है। अ ब्लैक बॉडी डज नॉट इमिट रेडिएशन, एब्जॉर्ब रेडिएशन, रिफ्रैक्ट रेडिएशन या नन ऑफ द अबव। तो ये भी काफ़ी आसान प्रश्न है। जो रेडिएशन है उसको इमिट थोड़ी करेगा भाई, काली चीज़ जो है वो एब्जॉर्ब करेगा और रिफ्रैक्ट भी करेगा, है ना। अपवर्तन अवशोषण करता है, उत्सर्जन कैसे करेगा भाई? काली चीज़ है ना, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, मिनीमाता रोग का कारण क्या है? व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मिनीमाता डिसीज। इसके लिए कन्वेंशन भी हुई है, मिनीमाता कन्वेंशन, है ना। तो ये मर्करी पॉल्यूटेड जो वाटर है उसके लिए हुई है मिनीमाता कन्वेंशन, ठीक है। इसको आपको याद रखना, मिनीमाता कन्वेंशन
मर्करी पल्यूटेड वाटर की वजह से। और ये मिनमाता जो है ये कन्वेंशन किसकी वजह से हुआ था? मर्करी पल्यूटेड वाटर की वजह से, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग देखें, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है भैया? तो देखिए पीएच वैल्यू आपको अगर पता हो 7 से कम जितनी होती जाती है उतना ज़्यादा एसिड हो जाता है, और 7 से जितनी ज़्यादा हो जाती है उतना ज़्यादा बेस हो जाता है। यानी अगर 14 है तो बेसिक है, 14 क्या हो जाएगा? बेसिक, यानी बहुत ज़्यादा क्षारीय होगा। और 7 से जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा, उतना ज़्यादा अम्लीय होगा, है ना। जैसे 5 है और 6 है तो ज़्यादा अम्लीय कौन है? 5, है ना। ऐसे ही आपको याद रखना है इसको, ठीक है। तो शुद्ध जल का पीएच होता है 7। कितना होता है शुद्ध जल का पीएच? 7। सफ़ेद रोशनी में देखा गया साबुन का बुलबुला रंग दिखाता है, इसके लिए जिम्मेदार घटना कौन है? अ सोप बबल सीन अंडर वाइट लाइट शो कलर, द फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो इसकी वजह से कौन, मतलब जो सफ़ेद रोशनी दिखती है साबुन के बुलबुले में, ये होती है इंटरफेरेंस या व्यतिकरण के कारण, इंटरफेरेंस या व्यतिकरण के कारण। अगला देखते हैं, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? द नंबर ऑफ चैम्बर इन ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट में आपको पता होगा 4 चैम्बर होते हैं भाई। टोटल कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। जैसे अपर चैम्बर की बात करें, अपर चैम्बर में आता है एक राइट और एक लेफ्ट आर्ट्रिया, पढ़ा होगा हमने, आर्ट्रिया, राइट और लेफ्ट आर्ट्रिया हो जाते हैं। लोअर चैम्बर में क्या हो जाते हैं? राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स हो जाते हैं, वेंट्रिकल्स, है ना। मतलब हिंदी में अगर बोले दायां लिंदा बायां लिंदा, दायां निलय बायां निलय, ना, आसान चीज़ है। तो 4 चैम्बर याद रखना। शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी के वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप में जाना जाता है। यानी जो मधुमक्खियाँ पालता है शहद के लिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एपीकल्चर, मोरिकल्चर, लैग कल्चर या सेरीकल्चर। तो इसको बोला जाता है एपीकल्चर। क्या बोला जाता है? एपीकल्चर बोलते हैं इसको, जो शहद पालने के लिए मधुमक्खियाँ पालता है। सेरीकल्चर आपको पता होगा रेशम के कीड़ों वगैरह के लिए पाला जाता है। मोरिकल्चर जो मलबरी कल्टीवेशन करते हैं, मलबरी सिल्क के लिए, है ना, उसको मोरिकल्चर बोल देते हैं। तो ये सब सिल्क के लिए। एपीकल्चर हो गया हनी के लिए। 76 है, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। सुपरसोनिक प्लेन फ्लाई। सुपरसोनिक प्लेन जो होते हैं कहाँ उड़ते हैं? पहली चीज़, सुपरसोनिक जो होते हैं इनका जो साउंड होता है वो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा होता है। स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकंड है, उससे ज़्यादा होता है सुपरसोनिक। तो इसलिए ये कहाँ पे उड़ते हैं भाई? तो ये उड़ेंगे आपका विद द स्पीड ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड, स्ट्रेटोस्फेयर में ही होते हैं, ठीक है। और साउंड की स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से चलते हैं, ये याद रखना। अगला कह रहा है, एवरेज वेट ऑफ प्लेसेंटा, यानी अपरा का औसतम वजन क्या होता है? और प्लेसेंटा का मतलब देखिए क्या होता है, एक मतलब ऑर्गन होता है जो भ्रूण नहीं होता हमारा, उसमें बनता है, यूटेरस में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम जो बनता है उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। तो इसका आधा किलो तक वजन होता है। कितना होता है? आधा किलो वजन होता है इस प्लेसेंटा का। यानी जब बच्चा जन्म लेता है उसके अंदर जो भ्रूण बनता है उसका प्लेसेंटा, ठीक है, उसको याद रखना। 500 ग्राम वजन होता है। कितना होता है? 500 ग्राम। फिर अगला आपको मैचिंग करनी है, 78 में आपको मैच करना है, जैसे सॉफ्ट टिक, हार्ड टिक, लोज और सैंड फ्लाई। तो सॉफ्ट टिक इसकी वजह से आपको रिप्लेसिंग फीवर होगा, रिलैप्सिंग फीवर। हार्ड टिक की बात करें तो इसकी वजह से टुलेरेमिया हो जाता है, टुलेरेमिया। और लाउस की बात करें इसकी वजह से आपको एपिडेमिक टाइफस हो जाएगा। और सैंड फ्लाई की वजह से ओरिएंटल सोर। तो थोड़ा सा टफ लेवल का सवाल था ये साइंस का, डिसीज़ वाला सवाल है, किसकी वजह से कौन सी डिसीज़ होती है ना। तो इसको आपको याद रखना है, सॉफ्ट टिक, रिप्लेंसिक फीवर, हार्ड टिक हो गया टुलेरेमिया, लाउस हो गया एपिडेमिक टाइफस, सैंड फ्लाई, ओरिएंटल सोर, ठीक है, यानी डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला साधारणतः निम्नलिखित में से कौन सा कारण COPD का है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉज ऑफ COPD। अब COPD का फुल फॉर्म क्या है? क्रॉनिक, क्या होता है? क्रॉनिक और ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। इसमें ये होता है ना, मतलब सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, लंग्स की बीमारी हो जाती है। तो क्रॉनिक कंस्ट्रक्टिव क्या होता है? पेरिकार्डियस, इसकी वजह से होता है ना, इट इज़ अ कॉमन कॉज, है ना, क्रॉनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डियस, ये आपको याद रखना। सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसमें लंग्स में दिक्कत हो जाती है, लंग्स की डिसीज़ होती है ये एक तरह से। तो डिसीज़ से सवाल आते हैं, आपको डिसीजेस करनी है। अ कंडीशन इन विच फोर स्किन इज़ नॉट रिट्रैक्टेड ओवर द ग्लैंड्स, एक स्थिति यानी बीमारी जिसमें ऊपरी त्वचा शिश्न मुंड पर पीछे नहीं हट सकती है, उसको कौन सी बीमारी बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं फीमियोसिस। क्या बोलते हैं? फीमियोसिस बोला जाता है। फीमियोसिस आप देख सकते हो, देखो नॉर्मल जो होती है, मतलब ग्लैंड्स जो होते हैं आपके, ये पीछे हो जाती है फोर स्किन,
और आपको फीमियोसिस बीमारी है तो ये जो फोरस्किन है पीनस की कैन नॉट बी पुल्ड बैक, ये पीछे नहीं जाएगी, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। ये न्यूज़ में बना रहता है तो पूछ लिया गया है ना, तो ये नहीं जाएगी। तो फीमियोसिस है, थोड़ा यूपीपीएससी कुछ ज़्यादा डार्क सवाल पूछ लिया था इसने, कहते हैं ना प्लीज़ हेजिटेट यार, ऐसे सवाल नहीं पूछा करो यार, ठीक है। चलिए खैर 81 पे आते हैं। मानसिक बीमारी के बारे में निम्नलिखित सभी धारणाएं गलत हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मिसकंसेप्शन अबाउट मेंटल इलनेस एक्सेप्ट। मानसिक रोग इलाज योग्य है, मेंटल इलनेस इज क्यूरेबल, तो क्या ये धारणा गलत है? दूसरा, विवाह मानसिक बीमारी को ठीक कर सकता है, मानसिक रोग अलौकिक शक्तियों के कारण होता है और मानसिक रूप से बीमार रोगी खतरनाक होते हैं। तो कौन सा गलत है इनमें से? इनमें से देखिए पहला गलत हो जाएगा ना, इसके सिवाय, मतलब कह रहे हैं इनमें से कौन सी धारणाएं गलत है सिवाय इसके, तो ये तीनों धारणाएं गलत है ना, सिवाय इसके तीनों धारणाएं गलत है। शादी कर दो क्या बीमारी सही हो जाएगी मेंटल? ऐसा थोड़ी ही होता है ना, नेचुरल पावर की वजह से थोड़ी होती है, डेंजरस थोड़ी होगा, है ना, तो पहला गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। गर्भनाल किसके द्वारा संरक्षित रहती है? द यूमिबिलिसल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय। यूमिबिलिसल कॉर्ड कौन प्रोटेक्ट करता है इसको भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वर्निक्स कैसियोसा। वर्निक्स कैसियोसा है ना, बायोलॉजी का सवाल है, वर्निक्स कैसियोसा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए ये इस टाइप के कुछ प्रश्न होते हैं ना जो 90 से 95% लोग किसी को नहीं आते, तो कोई टेंशन नहीं लेनी, छोड़ दो, नहीं आते इस तरह के प्रश्न, भाई सारे साइंस के तो सही करने नहीं है ना, जो बहुत ज़्यादा टफ है उनको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको 140 में आर ओ मान के चलो, अगर आप 75-80 तक जीएस कर ले जाते हो तो बहुत अच्छा है स्कोर, 55 तक हिंदी में ले आओगे ना, तो इस तरह के क्वेश्चनों से डरना नहीं, वो सबका वही हाल है जो आपका होगा, है ना। जैसे हेलिटोसिस, ग्लोसाइटिस, जिंजीवाइटिस और चिलियोसिस, इनमें से आपको बताना है, मैचिंग करनी है, तो कर दो भाई, अगर नहीं आता है तो देख लो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जैसे हेलियोटिसिस है, ये मुंह से दुर्गंध आती है, इससे, है ना, मुंह से क्या आती है? दुर्गंध आती है इसकी वजह से। और ग्लोसाइटिस, जीभ में सूजन हो जाती है ग्लोसाइटिस की वजह से। जिंजीवाइटिस, मसूड़ों में सूजन होती है। चिलियोसिस, होंठ फटते हैं, ठीक है, यानी हेलियोटिस बैड ब्रीथ, और ग्लोस्टिसिस ये हो जाएगा इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, जिंजीवाइटिस ये हो जाएगा इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स, चिलियोसिस क्रैकिंग ऑफ लिप्स, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, कह रहा है पोडियाट्रिक मेडिसिन के अंतर्गत डॉक्टर इलाज करते हैं। अंडर पोडियाट्रिक मेडिसिन डॉक्टर ट्रीट द प्रॉब्लम ऑफ, किसका इलाज करते हैं भाई ये लोग? तो इलाज करते हैं पैरों का। किसका इलाज करते हैं? पी से पैर, ऐसे याद रख लो। पोडियाट्रिक मतलब ट्रीटमेंट ऑफ फुट रिलेटेड प्रॉब्लम, ट्रीटमेंट ऑफ फुट रिलेटेड प्रॉब्लम। अगला, पानी में अवशिष्ट मुक्त क्लोरीन का निर्धारण करने के लिए किस परीक्षण को किया जाता है? द टेस्ट टू डिटरमाइन द रेसिडुअल फ्री क्लोरीन इन वाटर इज। तो पानी में अवशिष्ट मुक्त क्लोरीन का निर्धारण करने के लिए किस परीक्षण को करते हैं? तो ये हम करते हैं ऑर्थो ट्यूलोडाइन टेस्ट, है ना, ऑर्थो टाल्यूडिन टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखते हो ना, पानी वगैरह में ब्लू वर्ड वगैरह जाओ या आप किसी वाटर पार्क जाओ, क्लोरीन वगैरह डाल देते हैं, अब इसको चेक करने के लिए हम लोग करते हैं ऑर्थो टाल्यूडिन टेस्ट, ठीक है। चलिए अगला, एंटीबॉडीज जो प्लेसेंटा को पार नहीं कर सकता है। एंटीबॉडी विच कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा भी मैंने आपको दिखाया ही था, जो गर्भ में भ्रूण के टाइम बनता है। तो जो आई स्मॉल जी कैपिटल जी, ये एंटीबॉडी जो होती है प्लेसेंटा को नहीं क्रॉस करती है, ठीक है, IgG। इनमें से कौन द गर्भ निरोधक की अंतिम विधि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनल मेथड ऑफ कंट्रसेप्शन, है ना, क्या है इसमें गर्भ निरोधक की अंतिम विधि? तो इसका सही उत्तर होगा मेल स्टेरलाइजेशन, है ना भाई। मेल स्टेरलाइजेशन मतलब नपुंसक बना देना, है ना, पुरुष नसबंदी, अंतिम विधि तो यही है भाई, है ना, अंतिम विधि है, इसके बाद क्या ही होगा। चलिए अगला कथन कारण वाला सवाल है। मधुमेह एवं रक्तचाप आइसबर्ग घटना का एक अच्छा उदाहरण है, यानी डायबिटीज मेलिटस एंड हाइपरटेंशन इज अ गुड एग्जांपल ऑफ आइसबर्ग फिनोमिना। और कारण कह रहा है बोथ आर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, दोनों रोग संक्रमण रोग नहीं है, ठीक है, मधुमेह एवं रक्तचाप यानी डायबिटीज़ मेलिटस और हाइपरटेंशन। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें देखिए ए और आर दोनों सत्य हैं और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि दोनों जो रोग है वो संक्रमण रोग नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है ना। मतलब नॉन कम्युनिकेबल समझिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं खांसा तो आपके पास भी वो चीज़ गई तो आपके भी जुकाम खांसी हो जाए, वो कम्युनिकेबल होता है, जो एक से दूसरे में फैले। डायबिटीज़ थोड़ी फैलती है ना, दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 89। गर्भ के तीसरे तिमाही में कैल्शियम की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। कैल्शियम रिक्वायरमेंट पर डे ड्यूरिंग थर्ड
ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, कितनी हमें कैल्शियम चाहिए गर्भ के तीसरे तिमाही में। कैल्शियम की आवश्यकता कम से कम जो है हमारे शरीर में 1000 मिलीग्राम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1000 मिलीग्राम होनी चाहिए। याद रख लो भैया, ये कल को बाप बनोगे आप या लड़कियां माँ बनेंगी तो उनको याद रखना है ना। गर्भ का जैसे ही आपका तीसरी तिमाही लगेगी तो कैल्शियम आपको प्रतिदिन 1000 मिलीग्राम चाहिए होगा। वैश्विक तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ये सब है। और अगला देख लेते हैं, मैचिंग करनी है आपको। नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी रिकेट्स, एनीमिया, कौन सी बीमारी किस विटामिन की वजह से होती है? ये आप सभी को पता होगा, काफ़ी आसान भी है ये। तो नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी ये विटामिन ए की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से ही हो जाती है, पहली चीज़। फिर बेरी विटामिन B1 की कमी से हो जाएगी। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होती है। एनीमिया विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक है। तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से, बेरी B1, रिकेट्स डी और एनीमिया लोहे की कमी से। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है एडीज मच्छर कहाँ पनपते हैं भाई? एडीज मॉस्किटो ब्रीड इन क्लीन वाटर, डर्टी वाटर, आर्टिफिशियल कलेक्शन वाटर या वाटर कंटेनिंग एक्वाटिक वेजिटेशन। तो एडीज मच्छर जो है ये आपका पनपता है साफ़ पानी में। कहाँ पनपता है? जो जितना भी साफ़ पानी होगा वहीं पे आता है एडीज मच्छर, ठीक है। निम्न में से कौन सी mRNA वैक्सीन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज mRNA वैक्सीन? तो ये कोविड के टाइम न्यूज़ में थी, फाइज़र है ना, ये mRNA वैक्सीन थी कोविड के टाइम न्यूज़ में। तो ये देखिए साइंस में जो न्यूज़ में भी हो आपको वो थोड़ा सा करंट अफेयर में कवर करना होता है, वो भी कई बार पूछा जाता है। अगला, बच्चों में कॉप्लेक्स स्पॉट किस बीमारी के लक्षण है? बच्चों में कॉप्लेक्स स्पॉट तो ये है खसरा के या मीजल्स के, है ना। जो कॉप्लेक्स स्पॉट होते हैं ये खसरा या मीजल्स के लक्षण है, बहुत अच्छे। फिर हीमोटोमेलिया जो है ये कहाँ के रक्तस्राव को दर्शाता है? विच साइट ऑफ ब्लीडिंग हेमोटोमेलिया रिप्रेजेंट? तो ये कहाँ के रक्तस्राव को दर्शाता है? मेरू रज्जु के रक्तस्राव को दर्शाता है। ब्लीडिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, है ना, ब्लीडिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। अगला है फेलोपियन ट्यूब के संक्रमण एवं सूजन को इस रूप में जाना जाता है। इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको भाई? तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? सॉल्पिंजाइट्स। क्या बोलते हैं? सॉल्पिंजाइट्स। फेलोपियन ट्यूब के संक्रमण एवं सूजन को सॉल्पिंजाइट्स कहते हैं ना। तो ये थोड़ा सा टफ लेवल का सवाल था, न्यूज़ में था इसलिए पूछा गया आपसे। अब ये मैचिंग करनी है आपको कि रक्त में चीनी की मात्रा में वृद्धि होने से क्या होता है, रक्तचाप का बढ़ने में क्या होगा, रक्त की मात्रा में वृद्धि और बढ़ी हुई पल्स दर, यानी इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, इंक्रीज पल्स रेट, ठीक है। तो देखिए अगर ब्लड शुगर इंक्रीज होगा तो हाइपरग्लाइसेमिया वाली दिक्कत आएगी। कौन सी दिक्कत आएगी? हाइपरग्लाइसेमिया। कौन सी दिक्कत आएगी? हाइपरग्लाइसेमिया वाली दिक्कत आएगी। दूसरा, ब्लड प्रेशर बढ़ने से आपके हाइपरटेंशन होता है भाई ना, ब्लड प्रेशर अगर जितना बढ़ेगा हाइपरटेंशन की समस्या आपके उतनी ज़्यादा आ सकती है। ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से हाइपरवोलीमिया हो जाता है, हाइपरवोलीमिया होता है ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने से। और पल्स रेट बढ़ने से क्या हो जाता है? टैकीकार्डिया हो जाता है। टैकीकार्डिया क्या हो जाता है? टैकीकार्डिया। तो यानी बी सही हो जाएगा इसका 97 का। अब 98 में से बताना है आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है, विच इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो जैसे बेरी ये थायमिन की वजह से होता है कह रहा है। पेलेग्रा, नियासिन, स्कर्वी, एस्कॉर्बिक एसिड, ये तीनों तो ठीक है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, पायरोडॉक्सिन नहीं, ये होता है फोलेट। क्या होता है? फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से, फोलेट की कमी होने से। तो ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला है 99, देख लेते हैं 99 क्या कह रहा है। बच्चों में क्रूप रोग अधिक आम है। क्रूप डिसीज इन चिल्ड्रन इज़ मोर कॉमन इन। कब होती है ये क्रूप डिसीज सबसे ज़्यादा बच्चों में? तो ये होती है आपके विंटर सीजन में या सर्दियों के मौसम में, ठीक है, सर्दियों में या विंटर में। चलिए आज का अंतिम सवाल देख लेते हैं। कह रहा है बर्जर्स बीमारी है। बर्जर्स डिसीजेस कैसी बीमारी है भाई? ये बताना है आपको। तो ये बीमारी है थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटेरस। ऐसा नाम है ना कि ये भूल ही जाएगा आदमी। क्या है? थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटेरस। अब इस टाइप के सवाल 99% 98% लोगों से गलत ही होने हैं, तो इसमें कोई आपको इतना डरना नहीं है, हो जाएंगे गलत, हो जाने तो 20 से 25 सवाल आते हैं। आपको कोशिश करनी है 15 तक, 16 तक, 18 तक सवाल आपके हो जाए, है ना। सब में सब तो कोई नहीं कर सकता ना, 15-18 भी हो जाएंगे तो ठीक है। और उतने मैं जितने करा रहा हूँ अगर आप उतने ही बेसिक कर लेते हैं ना तो आपको आराम से 10 से 15 सवाल साइंस में मिल जाएंगे। हिस्ट्री जो है आराम से 15 सवाल तक उससे कर लो। जोग्राफी से 15-20 सवाल, यूपी जीके है,
पॉलिटी है, मिसलेनियस है ना, इन सब से आप आराम से इतना कर ले जाओगे कि कट ऑफ क्लियर कर सको। इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्मार्ट स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करना है, सब नहीं पढ़ना है, उतना पढ़ना है जितने से आपका कट ऑफ निकले सिर्फ, ठीक है।